हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू कौन कौन से क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, फंक एफ एंड फंक जी, और यहाँ मेन फंक्शन से हम कॉल कर रहे हैं y इक्वल्स टू वाई प्लस फंक एफ एक्स प्लस फंक जी एक्स। और यहाँ पे दोनों फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, प्रिंट ऑफ क्या होगा इसका, वो हमें देखना है। ओके, तो इसको हम देखेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे बेसिकली डिक्लेरेशन का कौन का प्रॉब्लम है कि अगर हम द अबव कोड कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर और वार्निंग इफ द लाइन वन इज डिलीटेड द अबव कोड विल बी शो। तो अगर हम लाइन वन को हम डिलीट कर देते हैं, राइट, तो क्या आउटपुट आएगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये स्टेटमेंट, इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें दिखाना है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विच वन ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो वुड बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्वैप फंक्शन गिवन है और एक प्रिंट ए बी फंक्शन है। प्रिंट ए बी को हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। ओके, मेन फंक्शन से हम प्रिंट ए बी को हम 2 बार कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद जो जब 2 बार कॉल करने के बाद क्या और फाइनल आउटपुट आता है, दैट वी विल सी। और थर्ड के बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट। यहाँ पे स्टैटिक का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लोकल स्टैटिक वेरिएबल गिवन है और हमारे पास ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल भी गिवन है ABC। और हम मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं एक सब रूटीन को, PRT फंक्शन को, और देखना है कि किस वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आता है, क्या फाइनल आउटपुट आता है। क्योंकि दोनों ही जगह, मतलब मेन फंक्शन में भी हमने प्रिंट ऑफ किया है और PRT फंक्शन में भी हमने प्रिंट ऑफ से हमने वेरिएबल को प्रिंट कराया है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लो विल हैपन, कैसे फ्लो होगा कोड का और क्या वैल्यू प्रिंट होगा, दैट विल सी। तो उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है कंसीडर द सी फंक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ इंट स्टैटिक वेरिएबल गिवन है और इसमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता करना है कि ये प्रोग्राम का क्या बिहेवियर होगा। अगर हम इस प्रोग्राम के बिहेवियर को समझ जाते हैं, इन दैट केस वी कैन अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ओके, देन दिस इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन कंसीडर सी प्रोग्राम। यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शंस हैं जो कि सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है। देन वन ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट इंट एक्स इक्वल्स टू 0, राइट। और विद इन मेन फंक्शन हम F1 F2 F3 एंड F2, ये इन फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। हमें देखना है कि फाइनल आउटपुट क्या होगा। ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल सी दिस 6 क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए फिर हम अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। ओके, सो हमारे पास एक हेडर गिवन है हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन है, दिस इज डिक्लेरेशन। यहाँ डिक्लेरेशन गिवन है फंक्शन का। देन विद इन मेन फंक्शन हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 10 और एक काउंट वेरिएबल है। हमारे पास एक फोर लूप है, उस फोर लूप के अंदर हमने काउंट इक्वल टू 1 इनिशलाइज किया है और काउंट का रेंज दिया है अप टू 2 तक मेरा फोर लूप चलेगा। देन वी विल इंक्रीमेंट, मीन्स फॉर काउंट इक्वल टू 1 के बाद जो एग्जीक्यूशन होगा उसका इंक्रीमेंट करेंगे, फिर काउंट 2 के लिए चलेगा बिकॉज इक्वालिटी इज होल्ड। इक्वालिटी यहाँ गिवन है तो 2 तक चलेगा, 1 और 2 के लिए काउंट की वैल्यू। और यहाँ पे फोर लूप मेरा यहाँ ओपन हुआ एंड हियर यहाँ पे क्लोज हुआ। इसका मतलब फोर लूप के अंदर जब हम जाएंगे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कॉल होगा। ठीक है, वाई का वैल्यू अपडेट होगा और प्रिंट भी आएगा। और ये हमारा मेन फंक्शन के अंदर है और मेन फंक्शन के अंदर हम फंक एफ एक्स एंड फंक जी एक्स दोनों को ही कॉल कर रहे हैं और जो भी फंक एफ और फंक जी रिटर्न करेगा वो ऐड होके वाई में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें
कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द फाइनल आउटपुट। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो रहा है, और तो कहीं प्रिंटफ नहीं है आई थिंक, हर जगह हम रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फाइनल प्रिंटफ क्या होगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन, मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन जो मेरा है, विद इन मेन फंक्शन हमारा पास एक लोकल वेरिएबल है, x=5 y=10, और मेरा एक काउंट है। हमने काउंट इक्वल टू 1 के लिए हमने एग्जीक्यूट किया, तो काउंट इक्वल टू 1 के लिए हम एंटर करेंगे इस फंक्शन में y प्लस इक्वल्स टू func f और x का वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और func g, यहाँ पे भी x का वैल्यू है 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फंक f को कॉल करेंगे पहले। फंक f कॉल करेगा, फंक f में वैल्यू पास हुआ, func फंक f x=5, ठीक है। देन इंट y, राइट, y वेरिएबल है। यहाँ पे हमने, यहाँ से फिर हम y=func g, और इसमें हमने फिर से हमने 5 पास कर दिया जो हम रिसीव कर रहे थे। फिर फंक जी को हम कॉल करेंगे। फंक जी में क्या होगा, फंक जी में x=5 होगा। इसमें आया, फिर हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है फंक जी में, जो कि यहाँ है मेरा स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक इंट y=10 हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है। देन y=y+1, 10+1=11, राइट। और यहाँ रिटर्न रिटर्न क्या कर रहे हैं, y+x, y का वैल्यू क्या है 11, प्लस x का वैल्यू 5, मीन्स 16। ये 16 जो है यहाँ रिटर्न करके चला जाएगा, यहाँ रिटर्न होगा 16। नाउ ये 16 जो वैल्यू है वो y में असाइन हो जाएगा, और यहाँ से हम रिटर्न y कर रहे हैं, रिटर्न y कर रहे हैं, तो y का वैल्यू है 16। ये 16 चला जाएगा, और ये 16 कहाँ जाएगा, हम इसको एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ मीन्स फंक 5 में 16 असाइन हो गया। नाउ हम क्या करेंगे, फंक जी के केस में क्या होगा, फंक जी के केस में हम डायरेक्ट फंक जी को कॉल करें, राइट। तो func g, यहाँ पे x का वैल्यू हो गया आपका 5, एंड इसके अंदर मेरा स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल y है। हाँ, और y हम जानते हैं कि y इज द स्टैटिक वेरिएबल विद इन दिस फंक जी। तो इसका मतलब y ऑलरेडी 11 से अपडेट हो चुका है, 11 वैल्यू से अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली y का वैल्यू जो होगा 11 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है वो 1 से, तो 1=11 प्लस 1=12। उसके बाद हम इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। x का वैल्यू क्या है 5, एंड y का वैल्यू है 15, सॉरी y का वैल्यू है 12, 5 प्लस 12, 5 प्लस 12, 12 प्लस 5 क्या होगा 17। तो ये 17 जो है कहाँ चला जाएगा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ये इसको असाइन हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ पे आया 16, यहाँ पे आया 17, और y का वैल्यू एक्चुअली 10 है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ अपडेट हो जाएगा, करते हैं हम ब्लैक से, y प्लस फंक 5 प्लस फंक, y का वैल्यू क्या 10, फंक 5 को क्या मिला 16, इसको क्या मिला 17,
17 प्लस 16 कितना होता है? 33 प्लस 10 43, यहाँ 43। तो यहाँ जो है 43 प्रिंट हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे 43। अब ये जो भी हमने प्रोसीजर किया है वो काउंट इक्वल्स टू 1 के लिए था। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी स्टैटिक वेरिएबल है वो रिटेन करेगा वो वैल्यू, क्योंकि अगर हम सेकंड टाइम भी हम काउंट इक्वल्स टू 2 हम के थ्रू हम कॉल करते हैं तो जो भी वाई का वैल्यू अपडेट हुआ है वो हमें वही यूज़ करना है, जो कि ऑलरेडी जो फर्स्ट टाइम जब इनिशियलाइज हुआ था वो वैल्यू यूज नहीं करना है। हम देखते हैं काउंट इक्वल टू 2 के केस में क्या होता है। जब काउंट इक्वल्स टू 2 होगा इन दैट केस, तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, हो जाना चाहिए। इसको हम ब्लैक से करते हैं। तो यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 2 के केस में काउंट इंक्रीमेंट हुआ, ये 43 प्रिंट हुआ, दोबारा से फॉर लूप चलेगा, काउंट विल बी इंक्रीमेंटेड। नाउ टू इज लेस दैन इक्वल टू 2, फिर एंटर करेगा और y प्लस इक्वल टू FUNC FX प्लस FUNC GX। ठीक है। अब देखो, अब दोबारा से हमने कॉल किया, x इज नॉट अ स्टैटिक वेरिएबल, तो ये इस मेन फंक्शन में x इक्वल्स टू 5 ही रहेगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे फंक एफ एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे फंक एफ में 5 पास हो जाएगी। FUNC F एक्स इक्वल्स टू 5। ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू FUNC G, यहाँ पे x का वैल्यू हमने 5 पास किया, राइट। अब क्या करेंगे, अब ये फंक फंक जी कॉल होगा, फंक जी एक्स इक्वल्स टू 5। नाउ स्टैटिक इंट y इक्वल्स टू 10, यहाँ पे y का वैल्यू स्टैटिक है, और जो हमने काउंट 1 के लिए y का वैल्यू हमने कंप्यूट किया था वो था आपका ये तो फंक g का था, ठीक है। फंक f का हमको देखना है, सॉरी फंक g का ही देखना है हमको, फंक g में ये स्टैटिक था y। तो ये 12 था मेरा, y इक्वल्स टू 12 था, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 12 प्लस 1, 12 प्लस 1 क्या हुआ? 13। और यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा 13 प्लस एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू 5 आया है। 13 प्लस 5 कितना होता है? 18। ये 18 चला जाएगा आपका रिटर्न होके इस वाई के वैल्यू में, ठीक है। और और ये कौन सा फंक्शन है? ये मेरा फंक एफ एक्स कॉल हो रहा है, और यहाँ पे वाई में फंक एफ एक्स फंक एफ कॉल हो रहा है, राइट। फिर ये इसमें आ जाएगा फंक जी एक्स जहाँ से कॉल हो रहा है। और नाउ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई का वैल्यू 18 हो जाएगा, 55 प्लस 13 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा 18, ठीक है। और 18 कहाँ चला जाएगा? यहाँ, यहाँ हो जाएगा आपका 18 फंक एफ। अब क्या करेंगे फंक जी एक्स के लिए? फंक जी एक्स के लिए फंक जी एक्स में एक्स का वैल्यू क्या था? 5। 5 इज नॉट स्टैटिक, ठीक है। तो फंक जी एक्स के लिए क्या करेंगे? फंक जी में हम डायरेक्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे अगेन y इक्वल्स टू, कलर चेंज करना पड़ेगा, y इक्वल्स टू फंक जी, y इक्वल्स टू y प्लस 1। तो लास्ट y का वैल्यू क्या था? 13। लास्ट y का वैल्यू था 13, तो 13 प्लस 1 14। नाउ इट विल रिटर्न 14 प्लस 14 प्लस x,
एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्या रिसीव हुआ था यहाँ पे, एक्स एक्स का वैल्यू 5 था, राइट, एक्स का वैल्यू 5 था। तो 13 + 1 14, 14 + 5, 14 + 5 19, यहाँ से वो रिटर्न कर देंगे हम 19, यहाँ पे 19, ठीक है। नाउ फाइनल वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू वाई प्लस, ये हम मेन फंक्शन में आ गए हैं, राइट, मेन फंक्शन में आ गए हैं। तो वाई का लास्ट वैल्यू क्या था मेरा, वाई हमने प्रिंट किया था 43, तो वाई का लास्ट वैल्यू था 43 + 18 + 19। आंसर क्या होगा, 9 + 8 17 + 3 20 का 0, देन 2 2 + 1 3 4 4 8 80। तो इसका मतलब मेरा जो आउटपुट होगा 43 और 80 होगा। इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक लोकल वेरिएबल है, जो कि वाई है, और इस फंक्शन में फंकफ में भी इन लोकल वेरिएबल है बट इट्स नॉट अ स्टैटिक। तो किस तरह से वैल्यूज़ चेंज होती, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए है। मे बी अगर उनको लगता है कि हाँ स्टैटिक यूज हो रहा है, इन दैट केस वो अदर फंक्शन में भी उसका वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये लोकल स्टैटिक है, तो ये इसी फंक्शन के अंदर यूज होगा स्टैटिक, और ये री इनिशलाइज नहीं होगा, एट एट ओनली वन टाइम इट विल बी इनिशलाइज्ड लोकली। ओके, इसका वैल्यू वैनिश नहीं होगा अगर लोकल भी है फिर भी। और लेकिन जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनके वैल्यू री इनिशलाइज हो जाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स वाई का वैल्यू, या वाई इक्वल्स टू 10 था। तो बट यहाँ पे लोकली हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वाई का वैल्यू, इसलिए वो चेंज हो रहा है। ओके, हाँ, ठीक है। तो ये मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है, तो 43 एंड 80 इज द राइट आंसर। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम में इस फंक्शन का डिक्लेरेशन गिवन है डबल, दिस इज द फू फंक्शन, और इसमें हमने आर्गुमेंट पास किया है जो कि डबल टाइप का है। मतलब ये फू फंक्शन रिटर्न करेगा डबल टाइप का वेरिएबल, मतलब डबल टाइप का वैल्यू, और जो भी आर्गुमेंट इसमें हम पास करेंगे वो भी डबल टाइप के होंगे। और विद इन मेन फंक्शन हमने डबल वेरिएबल्स इनिशियलाइज किया है, डी ए एंड डी बी डिक्लेयर किया है, डी एंड डी बी, और हम यहाँ फू फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फू फंक्शन जब कॉल करेंगे देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, डी ए जो वैल्यू है डबल टाइप का वो ए पास होगा, रिटर्न ए होगा। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अबव कोड कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर और वार्निंग, इफ लाइन 1 इज डिलीटेड द अबव कोड विल शो व्हाट। तो अगर यहाँ कहा जा रहा है कि अगर लाइन 1 डिलीट, मतलब इस पार्ट को हम डिलीट कर दें, डबल फू, ये पार्ट क्या है, ये दिस इज द डिक्लेरेशन, दिस इज डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो अगर इस पार्ट को हम डिलीट कर दें तो क्या होगा, नो कंपाइल वार्निंग और एरर। पहले हम समझ लेते हैं कि अगर हम डिक्लेयर क्यों करते हैं। बेसिकली जब भी हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है कंपाइलेशन, तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होता है। मतलब स्टार्टिंग से पहले प्री प्रोसेसिंग होता है, जो भी प्री प्रोसेसर्स है, हैश इंक्लूड है, वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। फिर जो भी जैसे जैसे पहले जो भी फंक्शंस आते हैं डिक्लेरेशन वाले, वो सारे कंपाइल होते हैं। फिर मेन फंक्शन आता है, फिर यहाँ पे इसका ये फंक्शन कंपाइल होता है। तो बेसिकली जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वो चेक करता है डिक्लेरेशन डबल फू डबल, तो कंपाइलर को पता चल जाता है कि देर इज वन फंक्शन फू विच इज यूज्ड इन दिस फाइल, और उस वो फंक्शन जो है उसमें जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो डबल टाइप का है, और जो आर्गुमेंट हम रिटर्न करेंगे वो भी डबल टाइप का होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कंपाइलर के पास मिल जाता है, ठीक है, उसको बताने के लिए, ताकि नोन रहे उसके लिए ये फंक्शन। फिर उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं, और डबल टाइप है। फिर हम यहाँ जब फू फंक्शन कॉल करते हैं तो इस फू फंक्शन की जानकारी इसके पास है, कंपाइलर के पास। तो ये फू फंक्शन को कॉल कर देता है, और ये मेरा एग्जीक्यूट हो जाता है, राइट, और ये मेरा रिटर्न ए हो जाता है। लेकिन अगर हम इस डिक्लेरेशन को हटा देंगे तो कंपाइलर के पास इस फू फंक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा,
लेकिन और जब हम मेन फंक्शन पे मेरा कंपाइलर आएगा कंपाइल करने के लिए, तो देखेगा कि फू फंक्शन इज अनरिकॉग्नाइजेबल, मीन्स कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि फू फंक्शन क्या है। तो इसके लिए इसके कारण क्या करेगा, ये कंपाइलेशन एरर दे देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है नो कंपाइल वार्निंग और एरर, ये तो गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। नाउ सम कंपाइलर वार्निंग्स नॉट लीडिंग टू अनइंटेंडेड रिजल्ट, ठीक है, नथिंग। सम कंपाइलर वार्निंग्स नॉट लीडिंग टू अनइंटेंडेड रिजल्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा, कंपाइल और वार्निंग कंपाइलेशन एरर आएगा। देन सम कंपाइलर वार्निंग्स ड्यू टू टाइप मिसमैच इवेंचुअली लीडिंग टू अनइंटेंडेड रिजल्ट, ये भी रॉन्ग है। सो एट्थ ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज कंपाइलर एरर वी विल गेट, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द चॉइस which one of the choices given below would be printed when the following program is executed? चलिए इसका एंड कहाँ है, यहाँ मेन फंक्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास एक स्वैप फंक्शन, पहले मेन फंक्शन से शुरू करते हैं एक्चुअल में हो क्या रहा है मेन फंक्शन में। देखिए मेन फंक्शन में हमने प्रिंट ए बी फंक्शन को 2 बार कॉल किया, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। दिस इज प्रिंट ए बी, दिस इज प्रिंट ए बी। जब ये अपना एग्जीक्यूशन, पहला प्रिंट ए बी जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, देन वी विल कम टू सेकेंड फंक्शन। तो जब प्रिंट ए बी कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, देन स्टैटिक इंट आई, देन ए इक्वल्स टू -3 बी इक्वल्स टू -6। यहाँ पे ये आई ए एंड बी ऑल आर स्टैटिक, बट यहाँ पे हम आई इक्वल्स टू 0 री इनिशलाइज कर रहे हैं। देन यहाँ पे एक वाइल कंडीशन है, अगर ये ट्रू होता है तो हम एंटर करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम बाहर आ जाएंगे और स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे स्वैप करने के लिए, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं, पहले हम प्रिंट ए बी देखते हैं कि क्या हो रहा है प्रिंट ए बी में। प्रिंट ए बी में मेरा जब कॉल होगा, प्रिंट ए बी में हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंट ए बी में हम कोई भी फंक्शन, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा स्टैटिक इंट ए इक्वल -3 बी इक्वल टू -6 है, यहाँ आई इक्वल टू 0। तो फॉर आई इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, फॉर आई इक्वल टू 0 हम एंटर करेंगे, देन इट विल चेक आई प्लस प्लस परसेंट, मतलब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले 0 होगा, 0% 2, यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर क्या होगा, 0%2, क्या ये इक्वल टू 1 है, ये नहीं है, तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा और मेरा जो है ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ए का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू -3 प्लस आई, बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट 0 बिकम्स 1, देन इट बिकम्स -2। सिमिलरली बी, बी इक्वल्स टू, बी का वैल्यू क्या था, -6 प्लस 1 इक्वल्स टू -5। ओके, नाउ लूप विल एग्जीक्यूट अगेन, देन आई इक्वल्स टू 1 और यहाँ आई इक्वल्स टू 1 हुआ। नाउ विद इन इफ कंडीशन इट विल चेक 1%2 इक्वल टू 1। अगर 1%2 इक्वल टू 1 होता है, हमने मॉडलर निकाल रहे हैं, यस दिस 1%2 इक्वल टू 1, यहाँ पे मेरा कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू। नाउ आई बिकम्स, इस केस में इस कंडीशन में आई बिकम्स 2, क्योंकि यहाँ पे मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हम आई इक्वल्स टू 2 के बारे में चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है। तो इफ 2, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले हम 2 चेक करेंगे, 2%2 क्या इक्वल टू 1 है, नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे ए अपडेट हो जाएगा, ए इक्वल्स टू, ए पहले क्या था, -2, ए इक्वल्स टू था -2 प्लस, बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट 2 बिकम्स 3 एंड हमें 1 मिल जाएगा, एंड बी इक्वल्स टू क्या था, बी -5, -5 प्लस 3 इक्वल्स टू -2। आई इक्वल्स टू 1 के लिए हमने देखा, आई इक्वल्स टू 2 के देखा, ठीक है। अब इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ओके। देन
अ, अब क्या होगा, आई इक्वल्स टू 3 हो गया। आई इक्वल्स टू 3 के लिए हम चेक करेंगे, इफ कंडीशन 3% टू क्या इक्वल टू 1 है, इसका मॉडुलर निकालेंगे, यस 3% टू इक्वल टू 1 है, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा और आई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आई इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करेंगे, आई इक्वल्स टू 4 के लिए, तो यहाँ आई इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करें, यहाँ इफ कंडीशन 4% टू क्या इक्वल टू 1 है, नहीं है, 4% टू इक्वल टू क्या होता है, 0, तो कंटिन्यू नहीं होगा ये, और ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए प्लस आई। ए का लास्ट वैल्यू क्या था, ए का लास्ट वैल्यू था 1, तो 1 प्लस, अब देखो, अब आई इक्वल्स टू 4 है, तो बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई का वैल्यू हो गया 5, मीन्स ए इक्वल्स टू 6 एंड बी इक्वल्स टू, बी का लास्ट वैल्यू था -2, -2 प्लस 5, मतलब इट बिकम्स 3। उसके बाद ये आई का वैल्यू 5 हो चुका है, राइट। अब आई का वैल्यू 5 हम चेक करेंगे वाइल कंडीशन में कि 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं है, अगर नहीं है तो स्वैप फंक्शन कॉल होगा। ओके, स्वैप फंक्शन जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है सामने। यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा समझने को। यहाँ पे स्वैप फंक्शन हमने कॉल किया और इसमें हमने एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी हमने पास कर दिया, मतलब कि हमने एड्रेस पास किया है स्वैप फंक्शन में स्वैप करने के लिए। ओके, तो जब हम स्वैप करने के लिए एड्रेस फंक्शन पास करेंगे इसमें, तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है स्वैप फंक्शन में। यहाँ भी हम पॉइंटर में उसको रिसीव कर रहे हैं, डी रेफरेंस कर रहे हैं वैल्यू को, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ए का वैल्यू 6 है, ए का वैल्यू 6 इसके लिए एक मेमोरी लोकेशन है और एक्स पॉइंटर है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये ए है, इसका सर्च कुछ एड्रेस होगा और y इज पॉइंटिंग टू 3, यहाँ पे लिख देते हैं ए, सॉरी बी, यहाँ पे लिख देते हैं ए। ठीक है, और इसका कुछ एड्रेस होगा, और अगर हमें इस ए की वैल्यू चेंज करनी है तो हमें पॉइंटर एक्स में कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो ये 6 चेंज हो जाएगा। कोई मतलब अगर पॉइंटर एक्स इक्वल्स टू 3 लिखते हैं तो ये 6 हट के 3 हो जाएगा, या पॉइंटर y इक्वल्स टू 4 लिखते हैं तो ये 3 चेंज होगा। इसका मतलब है कि पॉइंटर x में कोई वैल्यू वेरिएबल डालते हैं तो इसका मतलब है तभी हम वेरिएबल a के वैल्यू को चेंज कर पाएंगे और ये चेंज रिफ्लेक्ट हो पाएगा मेन फंक्शन में, सॉरी प्रिंट ए बी फंक्शन में, राइट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने रिसीव तो किया है, ठीक है। नाउ वी हैव रिटन स्टैटिक इंट पॉइंटर टेम्प, एक पॉइंटर टेम्प लिए वेरिएबल स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक इंटीजर टाइप का, और हम इसके एड्रेस को स्वैप कर रहे हैं। सी दिस एक्स वाई इज लोकल इन द स्वैप फंक्शन। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंटर टेम्प लिया है और यहाँ टेम्प इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई इक्वल्स टू टेम्प कर रहे हैं। एक्स एंड वाई आर लोकल वेरिएबल्स एंड वी आर जस्ट स्वैपिंग द एड्रेस। ओके, हम जस्ट स्वैपिंग द एड्रेस, मतलब यहाँ पे मेरा वैल्यू स्वैप हो रहा है। टेम्प का वैल्यू क्या है, अगर टेम्प की वैल्यू आप प्रिंट कराओगे then it will give the address of the temp, temp's memory location, या अगर x की वैल्यू आप प्रिंट कराओगे तो यू विल गेट इसका x जो एड्रेस होल्ड कर रहा है वो वैल्यू। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाहर आएंगे तो ये वैल्यू जो है वैनिश हो जाएगा, बिकॉज बिकॉज वो जो चेंज हुआ है वो मेमोरी में अपडेट हुआ नहीं है, राइट। ये लोकली आपका स्वैपिंग हो रहा है, टेम्प इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू टेम्प में गई, देन एक्स इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू एक्स में गई, वाई इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू वाई में गई। ये स्वैपिंग तो परफेक्ट हो रहा है, बट दिस स्वैपिंग इज हैपनिंग विद इन दिस लोकल एरिया। ठीक है, इस स्वैपिंग की वजह से मेमोरी पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते कि इंट, अगर हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम
एड्रेस चूज करें, हम यहाँ डी रेफरेंस नहीं कर रहे हैं। डी रेफरेंस करने का मतलब है कि अगर x इक्वल टू 6 है तो हम पॉइंटर x लिखेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगा। मैंने पॉइंटर x इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, एड्रेस चेंज हो रहा है, वो भी लोकली। और अगर हमको स्वैप कराना होता तो हमको करना चाहिए था इन स्टैटिक इंट पॉइंटर टैम्प की जगह वी शुड टेक इंट टैम्प, वी शुड टेक इंट टैम्प, और ये टैम्प वैल्यू स्टोर करेगा और ये एक्चुअली हेल्पिंग वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इस तरह से डी रेफरेंस करके हम स्वैप कर सकते थे पॉइंटर एक्स इक्वल्स टू पॉइंटर वाई और पॉइंटर वाई इक्वल्स टू टेम्प। अगर हम ये पार्ट लिखते, अगर ये पार्ट यहाँ लिखा होता तो एक्चुअल में स्वैप हो जाता। लेकिन यहाँ पे एड्रेस स्वैप कर रहे हैं, वो भी लोकली कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्वैप फंक्शन कंप्लीट होगा और जब हम रिटर्न होंगे इस स्वैप फंक्शन पे, इन दैट केस दिस चेंजेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड, मीन्स हमने ए और बी के वैल्यू को चेंज ही नहीं किया, स्वैप ही नहीं किया है। तो फाइनल जो मेरा ए और बी का वैल्यू आएगा, फाइनल जो मेरा ए का और बी का वैल्यू आएगा वो आपका 6 होगा और बी इक्वल टू 3 होगा। मीन्स वी हैव नॉट डन एनी स्वैपिंग। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड प्रिंट एबी के लिए। ये मेरा पहला प्रिंट था, ये मेरा पहला प्रिंट था। अब हमें दूसरा प्रिंट एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट ए बी। ठीक है, प्रिंट ए बी हम जब करेंगे तो ये सारे स्टैटिक वेरिएबल है। अब यहाँ पे बेसिकली ए और बी स्टैटिक है और प्रिंट ए बी के लिए ये लोकल है। तो यहाँ पे जब इस प्रिंट फंक्शन में आएगा तो यहाँ पे मेरा ए इक्वल टू 6 रिटेन रहेगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पहले -3 था ए का वैल्यू, लेकिन बिकॉज ऑफ स्टैटिक ये रिटेन रहेगा। अब बी इक्वल्स टू 3 रिटेन रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने आई को री इनिशियलाइज कर दिया, आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 और मेरा वाइल कंडीशन चेक होगा यहाँ, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 4 है। तो ठीक है, तो फिर इफ 0% टू इक्वल टू 1 है क्या, तो 1 नहीं है, 0 है। तो ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा और ए इक्वल्स टू ए प्लस आई, मतलब 6 प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है 1 हो गया 7। देन बी इक्वल्स टू बी प्लस आई, बी का वैल्यू 3 प्लस 1 हो गया 1 मतलब 4। फिर आई इक्वल्स टू 1 हो गया, फिर 1 चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू 4 है। फिर हम इफ कंडीशन में जाएंगे, 1 पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है 1% टू क्या इक्वल टू 1 है, हाँ है। तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू, और बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट आई बिकम्स 2। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 2 के लिए, आई इक्वल्स टू 2 के लिए फिर हम चेक करेंगे इफ कंडीशन, इफ 2% टू इक्वल टू 1 है, ये 0 है तो कंटिन्यू होगा नहीं है, इफ कंडीशन में नहीं जाएगा। तो ए इक्वल्स टू, प्रीवियस ए का वैल्यू था 7, 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ओके, नाउ आई इक्वल्स टू 2 और आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू 3 होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ भी फिर इफ कंडीशन चेक होगा, यहाँ भी हमारा इफ कंडीशन चेक हो रहा है, यहाँ इफ कंडीशन चेक हो रहा है। तो क्या हम चेक कर रहे हैं, आई की वैल्यू, आई 3% 2 क्या इक्वल टू 1 है, यस। तो इट विल कंटिन्यू, तो ये आई इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। आई इक्वल्स टू 4 के लिए फिर इफ कंडीशन चेक करेंगे, 4% 2 क्या इक्वल टू 1 है, नहीं है, 0 है। तो 0 है तो इसको हमें थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हम्म, अगर 0 है, आई इक्वल टू 4 है जी, हाँ, अब
4% टू आपका 0 होता है, इन दैट केस इट विल नॉट गो इन इफ कंडीशन। और ये जो है ए इक्वल्स टू ए प्लस आई, ए का वैल्यू क्या है, लास्ट ए का वैल्यू 10 था, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15, 4 इंक्रीमेंट हो गया बिकॉज ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट, इसलिए ये 4 से 5 हो गया। और बी इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ आई बिकम्स 5। अब फिर वाइल कंडीशन में हम चेक करेंगे कि 5 लेस देन इक्वल टू 4 है तो नहीं है, मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 4 है, तो हमारा स्वैप फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, स्वैप m परसेंट ए एंड m परसेंट बी। और सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि यहाँ भी ये लोकली स्वैप हो रहा है, वो भी एड्रेस स्वैप हो रहा है, एंड इस स्वैपिंग की वजह से जो मेरा वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू अब क्या हो गया है ए और बी का, 15 एंड 12, 15 एंड 12। तो हम बेसिकली एड्रेस स्वैप कर रहे हैं, या हम एड्रेस स्वैप कर रहे हैं, और ये लोकल वेरिएबल है, लोकल लोकल है, तो इट इट इज़ नॉट रेफरेंसिंग, मीन्स ये डी रेफरेंस ऑपरेटर यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस जो भी वैल्यू एक्स पॉइंट कर रहा है वो आई का वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, आई के वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें पॉइंटर एक्स लिखना पड़ेगा, तो ही चेंज होगा, जो कि हम यहाँ देख चुके हैं। यहाँ पे जस्ट हम एड्रेस चेंज कर रहे हैं, और उस एड्रेस को चेंज करने से ए और बी के वैल्यू पे जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा स्वैपिंग नहीं होगा यहाँ। और हमारा अगर स्वैपिंग नहीं होगा इन दैट केस क्या होगा, ए इक्वल्स टू 15 और बी इक्वल्स टू 12 ही यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 15 और बी इक्वल्स टू 12 ही मेरा प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल जो मेरा ऑप्शन है, पहला ए इक्वल्स टू 6 बी इक्वल्स टू 3 आया था, पहला मेरा ए इक्वल्स टू 6 बी इक्वल्स टू 3 आया था, दूसरा ए इक्वल टू 15 बी इक्वल्स टू 12 आया। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट। दिस इज माय सी कोड सेगमेंट। यस, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारा एक मेन फंक्शन, कहाँ ये रहा मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने एक स्टैटिक वेरिएबल, हमने इंट वेरिएबल हमने लिया है, और एक पी आर टी फंक्शन है, हम सब रूटीन कॉल करेंगे यहाँ से, यहाँ सब रूटीन कॉल करेंगे, तो यहाँ भी स्टैटिक वेरिएबल यूज हो रहा है। तो चलिए ठीक है, हम ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट ए बी सी है, इंट ए बी सी इक्वल्स टू 0। सी, यहाँ पे हमारा ए बी सी एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड है, ए बी को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, बट सी इक्वल्स टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ ए और बी ग्लोबल है, तो बाय डिफॉल्ट ए इक्वल्स टू 0 होगा, बी इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 होगा। और हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है वॉइड पी आर टी फन वॉइड, जो कि हमें कंपाइलर एरर नहीं होगा इससे। ठीक है, इसे प्रीवियस हम देखे थे, कंपाइलर एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ हमने डिक्लेयर नहीं किया था। यहाँ पे अगर हम डिक्लेयर कर दिए हैं, तो अब मेरा ये जो है एरर नहीं देगा, जब यहाँ यहाँ पे एरर नहीं देगा, यहाँ से जब हम कॉल करेंगे तो। नाउ विद इन मेन फंक्शन वी आर यूजिंग स्टैटिक इंट वेरिएबल। तो मेन फंक्शन के अंदर हम एक स्टैटिक इंट वेरिएबल लिए हैं, यहाँ ए इक्वल्स टू 1। उसके बाद हम पॉइंट पी आर टी फन कॉल कर रहे हैं, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, राइट। नाउ दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से पी आर टी फन, और इसके अंदर हमारे पास एक स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 2 है, ये स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल है ए, जो कि लोकल है इस फंक्शन के अंदर,
यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे हमारा है, दोनों जगह स्टैटिक है। तो ये वेरिएबल विद इन दिस फंक्शन रीइनिशियलाइज नहीं होगा। सिमिलरली विद इन दिस फंक्शन ए वेरिएबल रीइनिशियलाइज नहीं होगा क्योंकि ये स्टैटिक है। उसके बाद पीआरटी फंक्शन, देन स्टैटिक इंट ए इक्वल्स टू 2। यहाँ पे b इक्वल्स टू ए गिवन है, b इक्वल्स टू ए गिवन है। नाउ a प्लस इक्वल टू प्लस प्लस b, a इक्वल्स टू a प्लस 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 b, राइट। नाउ a का वैल्यू क्या है, 2 है, स्टैटिक प्लस 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 b का मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। ये प्री इंक्रीमेट की वजह से पहले ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, उसके बाद हम उसको यूज़ करेंगे। तो a का वैल्यू मेरा 4 हो गया, हमें प्रिंट करना है ए बी। ए इक्वल्स टू 4 हो गया, और बी जो है इंक्रीमेंट होने की वजह से इनिशियली बी का वैल्यू 1 था और बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रिंट होगा ए और बी का वो होगा 4 और 2, सॉरी 4 और 2। ये मेरा पहला प्रिंट है, फर्स्ट प्रिंट 4 2। अब क्या करेंगे, अ, अब हम ये फंक्शन जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो हम रिटर्न होके वापस से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने a इक्वल्स टू ए प्लस 1 कर दिया है। तो a इक्वल्स टू ए प्लस 1 करने का मतलब है कि विद इन दिस लोकल मेन फंक्शन, ये लोकल है इसके अंदर। तो इसमें जो भी हमने a में अपडेट किया था दैट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द मेन फंक्शन, चाहे वो स्टैटिक ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने स्टैटिक को लोकली डिफाइन किया है। तो यहाँ पे जो a इक्वल्स टू ए प्लस 1 है वो किस ए पे होगा, वो इस ए पे होगा, क्योंकि इसमें हम अभी तक चेंज नहीं किया। अब हम यहाँ चेंज कर रहे हैं ए प्लस 1, 1 + 1 इक्वल्स टू 2। अब ये 2 हो गया इसके अंदर। अब हम जब भी मेन फंक्शन के अंदर आएंगे तो ए इक्वल्स टू 2 ही यूज़ करेंगे, ए इक्वल टू 1 यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ए इक्वल्स टू 2 के बाद हम पी आर टी फन करते हैं, पी आर टी फन फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ पे हमारा स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 2 इंट बी इक्वल टू, यहाँ पे बी इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है, री इनिशियलाइज हो जाए क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल है। और अब ए इक्वल्स टू ए प्लस 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 बी, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ए इक्वल्स टू 4 था, ओके। तो ए इक्वल्स टू 4 बेसिकली यहाँ पे था इस फंक्शन में, ठीक है। और ये जो हम काम कर रहे हैं पी आर टी फन, वो भी हम इसी पी आर टी फन में ही कर रहे हैं। इसका मतलब ए का वैल्यू ऑलरेडी हमने अपडेट कर लिया है यहाँ पे ए इक्वल टू 4। तो 4 प्लस 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 बी, इसमें बी का वैल्यू 1 है, तो 1 इंक्रीमेंट होकर 2 हो गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया और बी का वैल्यू प्लस प्लस बी की वजह से फिर से 2 हो गया। तो अब जो है सेकेंड जो प्रिंट होगा वो होगा 6 2, ओके। नाउ वी विल रिटर्न बैक टू दिस फंक्शन, यहाँ से हमने कॉल किया था। अब जो यहाँ हम प्रिंट करेंगे ए बी, मेन फंक्शन के अंदर जो हम ए बी प्रिंट करेंगे वो क्या प्रिंट होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर जो ए बी प्रिंट करेंगे वहाँ पे ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू यहाँ ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 2, ये पार्ट जो मेन फंक्शन का, ये पार्ट जो है मेन फंक्शन का है। तो 2 हो गया, 2 हो गया तो यहाँ पे 2 अपडेटेड रहेगा, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और बी, बी का वैल्यू क्या होगा, बी बेसिकली मेन फंक्शन में बी आपका डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन नहीं है तो बी इक्वल टू 0 वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर लेगा। तो बी इक्वल्स टू 0, देयर इज नो बी इनसाइड मेन फंक्शन, राइट। तो मेन फंक्शन यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, 2 0 थर्ड प्रिंट। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा वो होगा 4 2 देन 6 2 देन 2 0, ठीक है। चलो मैच करते हैं, आंसर क्या है मेरा, 426220, 426220, ये मेरा
सी मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका इस पे स्टोरेज क्लास पे डिपेंडेंट था कॉन्सेप्ट, और ये हमारा आंसर आया सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम, कंसीडर द फंक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ इंट जे, यहाँ पे हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिखा है, स्टैटिक इंट आई इक्वल्स टू 50, इंटीजर के, इफ आई इक्वल टू जे, इन दैट केस it will print something, then it will call recursively k equals to fi और return 0, else return 0। ठीक है, तो which one of the following is true। यहाँ पे पहले हमको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू j का मेंशन नहीं है कि हम उसको पास करें, तो उस क्या स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम वेरिएबल यूज करेंगे। तो द फंक्शन रिटर्न 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j। सी, यहाँ पे अगर मेरा फंक्शन एल्स पार्ट में जाता है तो ये 0 रिटर्न करता है। वो एल्स पार्ट में कब जाएगा, जब आई इक्वल टू जे नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो केस है कि ये 0 रिटर्न का, लेकिन आई इक्वल टू जे नहीं होना चाहिए। अगर आई इक्वल टू जे होता है, उस केस में ये रिटर्न यहाँ एल्स पार्ट में नहीं आएगा और ये इट विल प्रिंट समथिंग। ओके, और यहाँ पे के इक्वल्स टू एफ आई अगर हम डालेंगे तो फिर ये रिकर्सिवली कॉल करेगा। अब यहाँ पे एक चांस और है कि अगर आई इक्वल टू जे नहीं हुआ तो रिटर्न 0 कर देगा। लेकिन मान लो कि अगर ये एंटर किए हम और यहाँ जो आई है वो जे के इक्विवेलेंट है, मतलब अगर अगर हम ये वैल्यू आई इक्वल्स टू 50 हमने लिखा है। ठीक है, वैसे भी आई इक्वल्स टू 50 गिवन है, आई इक्वल टू 50 बेसिकली गिवन है। अगर मान लो मेन फंक्शन से एफ जे कॉल होता और जे का वैल्यू मान लो 30 पास करते, तो यहाँ पे तो मैच होता नहीं, तो यहाँ से तो हम रिटर्न हो जाते। लेकिन मान लो यहाँ पे हम इसको j इक्वल्स टू 50 से ही हम इसको कॉल करते, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैच होता आई इक्वल टू जे, यहाँ 50, यहाँ पे ये प्रिंट समथिंग करता, फिर ये आई का वैल्यू 50 लेके वापस से ये इसको कॉल करता, तो फिर से जे में 50 वैल्यू रीअसाइन हो जाता। अब यहाँ फिर से इफ कंडीशन हम चेक करते, ये ट्रू होता, फिर यहाँ आता, फिर यहाँ आता, तो ये क्या होता, इनफाइनाइट टाइम्स तक ये इसको कॉल करता रहता। ठीक है, फॉर j इक्वल टू 50। यहाँ है कि द फंक्शन रिटर्न 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j, ये गलत होगा क्योंकि j इक्वल टू 50 के लिए ये 0 रिटर्न नहीं कर रहा है। नाउ द फंक्शन प्रिंट्स द स्ट्रिंग समथिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ये समथिंग प्रिंट कर रहा है, द फंक्शन प्रिंट्स द स्ट्रिंग समथिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ j। नहीं, ऑल वैल्यूज के लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर i इक्वल टू j नहीं होगा तो ये समथिंग प्रिंट नहीं करेगा। इन दैट केस सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ थर्ड ऑप्शन, द फंक्शन रिटर्न्स 0 व्हेन j इक्वल्स टू 50। जब j इक्वल्स टू हम 50 देते हैं, j इक्वल्स टू 50 तो मैच होता है और रिटर्न 0, रिटर्न 0 होगा ही नहीं क्योंकि ये रिकर्सिवली कॉल करता ही रहेगा, हर बार ये मैच होगा, हर बार ये कॉल करेगा। ठीक है, चलो ये भी गलत है। देन फोर्थ ऑप्शन है, द फंक्शन विल एग्जॉस्ट द रन टाइम स्टैक और रन इनटू ए इनफाइनाइट लूप व्हेन j इक्वल्स टू 50। सी, यहाँ पे ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है और हम जानते हैं कि हम जैसे जैसे रिकर्सिवली कॉल करते हैं तो हमारा स्टैक ग्रो करता है, क्योंकि ये लोकली हमारे स्टैक में वैल्यू को पुश करता जा रहा है। ठीक है, ये पुश करता जा रहा है वेरिएबल, और तब तक पुश करता रहेगा जब तक ये टर्मिनेट ना हो, लेकिन देर इज नो एनी कंडीशन फॉर टर्मिनेशन। जब आई इक्वल टू जे हर बार हो रहा है तो इन दैट केस द फंक्शन विल एग्जॉस्ट द रन टाइम स्टैक और रन इनटू एन इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप तक चलता जाएगा व्हेन j इक्वल्स टू 50। ठीक है, j इक्वल टू 50 देंगे इक्वल हो जाएगा और फिर कंटिन्यूअस ये कॉल होता रहेगा। तो इसका मतलब है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करके हम इस रैप अप कर लेंगे आज के वीडियो को। ठीक है, तो चलिए इस सिक्स्थ क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर थ्री फंक्शंस गिवन f1, f2 and f3, and these are the declaration।
these आर डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल हमने लिया है, दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। नाउ विद इन मेन फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक लोकल वेरिएबल लिए हैं इंट एक्स इक्वल्स टू 1, और एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, विद इन मेन फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस f1 फंक्शन, नहीं इसमें हम कुछ पास नहीं कर रहे हैं, देन f2, देन f3, देन f2। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे f1 का जो डेफिनेशन गिवन है वो ये है, इंट f1 के लिए, f1 फंक्शन के लिए इंट x इक्वल्स टू 25, x का हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे और रिटर्न x करेंगे। ओके, f2 के लिए हमने स्टैटिक इंट लिखा है x इक्वल्स टू 50, और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे, रिटर्न x कर जाएंगे। फिर इंट f3 के लिए x इक्वल्स टू x इंटू 10 एंड रिटर्न x। ओके, और आउटपुट क्या होगा प्रोग्राम का वो देखना है। चलिए पहले हम देखते हैं f1 को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, f1 को कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 25, x प्लस प्लस, x प्लस प्लस, यहाँ पे तो वैसे भी x में कुछ भी हम असाइन नहीं कर रहे हैं किसी में, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस x प्लस प्लस, नाउ x इक्वल्स टू 26, यहाँ 26 हुआ, देन वी विल रिटर्न x, रिटर्न x मतलब 26, तो f1 में मेरा 26 चला गया, f1 में मेरा 26 चला गया, दिस इज 26। उसके बाद f2 कॉल होगा, ये f2 कॉल होगा, f2 के अंदर एक स्टैटिक इंट है, स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 50। ठीक है, और यहाँ पे हम x प्लस प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब x बिकम्स 51, और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम 51। ठीक है, रिटर्न होके 51 यहाँ पे आएगा, रिटर्न होके 51 यहाँ पे आएगा। ठीक है, रेड करना है इसको। नाउ f3 विल कॉल, f3 जब कॉल करेंगे हम, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 10। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे इस f3 में कोई भी लोकल वेरिएबल नहीं है x का, ये जस्ट यूज कर रहा है x को, तो ये कहाँ से यूज कर रहा होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल जो x इक्वल्स टू 10 है उसको यूज कर रहा होगा, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल जो है होल मॉड्यूल के लिए एक्सेसिबल होता है, जितने भी हमने फंक्शन बनाए हैं उन सब के लिए एक्सेसिबल होता है। तो x की वैल्यू 100 एंड रिटर्न 100, रिटर्न 100 होके ये f3 में चला गया। चलो इसको ब्लू करते हैं, और 100 यहाँ चला गया। उसके बाद f2 कॉल करेंगे, f2 को फिर से हम कॉल करेंगे, तो यहाँ f2 में स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 50 था, लेकिन f2 ऑलरेडी एक बार कॉल हो चुका है, तब हम x इक्वल्स टू 51 इसको अपडेट कर दिए थे, और ये स्टैटिक वेरिएबल है तो हम दोबारा इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, ये ऑलवेज x इक्वल्स टू 51 अपने पास रखेगा, इट विल रिटेन दिस वैल्यू, x इक्वल्स टू 51, फिर x प्लस प्लस कर देंगे, देन x इक्वल्स टू 52 एंड इट विल रिटर्न x, रिटर्न 52। ये रिटर्न 52 होगा, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा f2 में 52 को ब्लू करो, 52। ओके, चलो ब्लैक कर दो। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है x इक्वल्स टू, यहाँ पे x का वैल्यू लोकल भी है, यहाँ ग्लोबल भी है, तो जो लोकल वेरिएबल है उसको उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्लोबल वेरिएबल। तो मेन फंक्शन में x इक्वल्स टू 1 है, तो हम 1 को यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो 1 प्लस 26 प्लस 51 प्लस 100 प्लस 52, ठीक है। 126 51 100 52, तो आंसर क्या होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9 प्लस 1 10 0 1 5 प्लस 1 6 6 प्लस 5 11 11 2 13 13 का 3 बच गया 1 1 प्लस 1 2। तो जो आउटपुट आएगा फाइनल यहाँ, अ, यहाँ पे हम एक्स ही कैलकुलेट करते हैं, राइट। हाँ, तो वो आएगा हमारा 230, ठीक है। 230 इज आवर आंसर। चलिए, आज के इस हम वीडियो में हमने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम फंक्शन के से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए हम आज का ये वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।